इसको आपने, अगला टॉपिक जो है हमारा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये पूरा बिजनेस वाला फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को अनऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं उसको ऑर्गेनाइज बोलते हैं। जहां पर वर्कर को अपनी स्किल, कैपेबिलिटी और एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसा मिलता है, ऐसे सेक्टर को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्या बोलते हैं? और जहां पर कोई रूल्स फिक्स नहीं होते, कोई वर्किंग कंडीशन फिक्स नहीं होती, जब इच्छा हो आओ, मुंह उठा के जब इच्छा हो चले जाओ। 8 घंटे की शिफ्ट ऑर्गेनाइज्ड में होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई शिफ्ट नहीं होती। संडे को भी बुला लेते हैं, ओवर टाइम करवा लेते हैं, 2-2 दिन तक भी लगातार वर्कर काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। और जो पैसा मिलता है वो इतना भी नहीं होता कि परिवार का 2 वक्त का खाना चल सके, इसलिए बेचारा शाम को घर जाके वापस कहीं नाइट ड्यूटी करता है, फिर सुबह आता है काम। ऐसे सेक्टर को बोलते हैं अनऑर्गेनाइज। वर्कर्स इनफॉर्मल, लिखा हुआ भी है वैसे, फॉर्मल सेक्टर को ऑर्गेनाइज बोलते हैं और इनफॉर्मल को अनऑर्गेनाइज बोलते हैं। नॉर्मली सरकार के जो कानून है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ये लोग कहते हैं कि अगर आपकी संस्था में 10 लोग से ज्यादा काम कर रहे हैं, कितने लोग से ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उसे ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइज क्या चाहिए? होना चाहिए। मतलब उस पे फिर ग्रेजुएटी एक्ट, बोनस एक्ट वगैरह, फैक्ट्रीज एक्ट, ये सब चीजें लग जाती है। अगर वर्कर की संख्या 10 से ज्यादा है, अगर वर्कर की संख्या 10 से कम है, हु इज अ वर्कर, ये सब मैं चैप्टर में पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर 10 से कम संख्या है तो उसे हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज। यहाँ पर पैसा फेयर मिलता है, फेयर मतलब ज्यादा नहीं मिलता है, फेयर मतलब आपको आपके हिसाब से पैसा मिलता है, आपके स्किल एक्सपीरियंस के हिसाब से। अनऑर्गेनाइज में पैसा कम मिलता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आपको रिटायरमेंट पर पेंशन, ग्रेचुटी, ग्रेचुटी मतलब एक लमसम, पेंशन मतलब मंथली मिलती है, लमसम मतलब पूरा पैसा एक साथ मिलता है, पीएफ, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। हर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में पेड लीव्स मिलती है। क्या मिलती है? महीने की एक छुट्टी वर्कर को अलाउड होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, महीने की एक। अगर आप वो छुट्टी नहीं लेते हो तो मान लो पता पड़ा 12 महीने में 12 छुट्टियां अलाउड थी और आपने मान लो 3 ही छुट्टी ली, तो मैनेजमेंट आपको बचे हुए 9 छुट्टी का पैसा दे देगा, एक्स्ट्रा पैसा। ऐसा काम ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम ही करते रहो, भले हॉलीडे हो, 15 अगस्त को भी चालू रहती है एंटरप्राइजेस, 26 जनवरी को भी चालू रहती है, तो ऐसे सेक्टर को अनऑर्गेनाइज कहते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क रेगुलर है, जॉब सिक्योरिटी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई ना तो कोई रेगुलर काम है, ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी है। ये जब इच्छा हो अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए आपको जॉब से निकाल सकते हैं। क्लियर? एंड लास्ट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन आता है और ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन आता है? तो जो बड़े फार्मर हैं या जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी तो हम कंपनी लॉ में भी पढ़ेंगे, ये सब ऑर्गेनाइज लोग हैं। अदरवाइज स्मॉल मार्जिनल फार्मर, मजदूर वगैरह जो स्मॉल यूनिट्स में काम कर रहे हैं या जो कैजुअल लेबर है, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग। भारत में कितना परसेंट ऑर्गेनाइज है, कितना परसेंट अनऑर्गेनाइज? तो भारत की, ये हमने स्टार्टिंग की स्लाइड्स में पढ़ा था कि टोटल भारत की वर्कफोर्स में 473 मिलियन वर्कर्स हैं, ये ध्यान रखना एमसीक्यू के लिए, जिसमें से 30 मिलियन लोग ही, मतलब 473 मिलियन का 10% लोग भी नहीं हुए। 30 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो सिर्फ 30 मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, 30 मिलियन में से 3 करोड़ जनता वर्कर की जो है, ठीक है, यह आपकी फॉर्मल सेक्टर में काम करती है। इट इज जस्ट 6% ऑफ द टोटल वर्कर्स। 21% जनसंख्या जो फॉर्मल सेक्टर में काम करती है वो महिलाएं हैं, और 95% ऑफ द वर्कर्स आर इन, 94%, 100 में से 6 माइनस किए 94 आता है। 94% जनसंख्या इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। तो इसे बढ़ाने की जरूरत है,
फॉर्मल का जो 6% है वो बहुत कम है। दैट मीन्स 94% जो वर्कर है वो प्रताड़ित होते हैं, एक्सप्लॉइट होते हैं। वर्कर एक्सप्लॉइटेशन सिर्फ फिजिकल वर्क से नहीं होता है, उसको कम पैसे देना, उसकी हेल्थ कंडीशन खराब रखना, वर्किंग एनवायरनमेंट खराब रखना, पीने का पानी नहीं देते। कई सारे स्कूल्स में टीचर को ब्रेक तक नहीं मिलता, वहां क्लास टीचर जो है उसको बेचारे को क्लास में बैठ के खाना खाना है। ये सब एक तरीके के इनफॉर्मल सेक्टर्स है। थोड़ा सा कहीं बात कर ली तो क्या बात कर रहे थे, इनफॉर्मल लोग। तो इनफॉर्मल लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है? सबसे पहले गवर्नमेंट ने कानून बनाया, मिनिमम वेजेस एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, ग्रेजुटी एक्ट और लेबर लॉस। वेजेस इनकी लो होती है, इनफॉर्मल सेक्टर पेज वेरी लो वेजेस। वर्कर्स इन फॉर्मल सेक्टर एंजॉय बेनिफिट्स, मैंने आपको बताया, पेड छुट्टियां, मेडिकल बेनिफिट, यहाँ तक कि अस्पताल का बिल, हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ फॉर्मल सेक्टर के लोगों को कंपनी करा कर देती है, मोबाइल लैपटॉप तक देती है। और वही अनऑर्गेनाइज वाले लोग खुद का लैपटॉप ले जाओ, वहां टूट फूट जाए, आपकी जिम्मेदारी। वर्कर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर हैव रेगुलर वर्क एंड दे हैव रेगुलर वर्किंग आवर्स। पूरा मन से लिखने वाला है। फॉर्मल सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी, इनफॉर्मल सेक्टर में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता। ये हमने ऊपर की स्लाइड में पढ़ लिए थे, बस हम अगर आपसे ये पॉइंट पूछें, इज इट नेसेसरी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं कि फॉर्मल सेक्टर को बढ़ाने की क्या जरूरत है। कुल मिला के फॉर्मल सेक्टर के एडवांटेजेस लिखने हैं, सिंपल। वुमेन वर्कर्स इन फॉर्मल सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी, इनको कोई ऐसा जॉब सिक्योरिटी नहीं होता, किनको? अनऑर्गेनाइज्ड। देन व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर? सरकार क्या कर रही है? तो सरकार ने इनको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए। साथ ही सरकार इनको बोलती है कि भाई अपनी टेक्नोलॉजी और फॉर्मल यूनिट्स जैसा स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करो। रूरल एरिया में लैंड रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, याद है आपको? चैप्टर 2 कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स करके वहां एक टॉपिक था, जिसमें बोला गया था कि इससे ऊपर जमीन अमीर फार्मर अपने पास नहीं रखेंगे। वैसे काम सरकार ने किए। मिनिमम वेजेस एक्ट लेकर आए कि आप भले ही कैसे भी आदमी हो, आप अपने वर्कर को इतने रुपए से कम पैसा नहीं दोगे। इसको मिनिमम वेजेस एक्ट बोला गया। ईएसआई, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, वैसे पता होना चाहिए, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो। ईएसआई का मतलब होता है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, वहां लिखना है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। अगर याद रह जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो लिख लो। सेकंड प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है स्टूडेंट के साथ, नहीं याद रखने वाली। ईएसआई, ईएसआई हॉस्पिटल भी है अपने उदयपुर में, भी है ईएसआई हॉस्पिटल। चित्रकूट नगर में यहाँ पर है ईएसआई हॉस्पिटल। वहां पर वो वर्कर्स जिनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं, उनकी हेल्थ का अगर कुछ होता है तो वहां जाकर के वो अपना ईएसआई कार्ड, इंश्योरेंस कार्ड दिखा करके अपना इलाज फ्री में करवा सकते हैं। प्रोविडेंट फंड इज एक्सटेंडेड टू इनफॉर्मल सेक्टर। दिस चैप्टर इज, हाँ